राव खालिद साहब, ये जो ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुशावरतें हो रही हैं और मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि जो ये इस्लाहात प्रपोज की जा रही हैं उसके ऊपर कोई डेडलॉक आता ना, अगर कोई डेडलॉक है भी कि जी ये इस्लाहात जो आप लेकर आ रहे हैं इनमें से ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको इस तरह बेहतर किया जा सकता है, ये इस बात पे डेडलॉक है या फिर इस बात पे डेडलॉक है कि बदले में हमें क्या मिलेगा अगर हम इस पर आपको वोट दे दें असेंबली में? ये जो बाद में आपने बात की, यही बुनियादी वजह है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा। हाँ। और ये इनफरादी फ़ायदे की बात है, जमातों के सियासी फ़ायदे की बात है, उसी पे सारी चीज़ें घूम रही हैं। अगर आपको याद हो, आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जिस दिन मुलाकात हुई थी, मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि ये बुनियादी तौर पे दौड़ है नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि इस आइनी पैकेज के लिए नंबर कौन इकट्ठे करने में ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो उसमें जो किरदार आसिफ ज़रदारी साहब ने अदा किया, बिलावल भुट्टो साहब भी गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, मेरा ख्याल है उनका किरदार बहुत नुमायाँ रहा और बहुत कामयाब रहा उनका किरदार। और उसकी बुनियाद पे मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ, ये आइनी तरमीम पास हो ना हो, PMLN की हुकूमत की हद तक गेम ओवर है। ये अब ज़्यादा देर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह पाएंगे। ये आप कैसे बिलावल साहब हो सकते हैं या उनका पीपल्स पार्टी का बंदा आ सकता है आगे। ये सारी रेस जो लगी हुई थी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मौलाना को बनाने की और करने की, और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज एक टास्क थी दोनों पार्टियों के लिए कि कौन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमायत करके देता है और कामयाबी से इसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो वो पीपल्स पार्टी के उसमें ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग कर लिया। आप कह लें कि बास्केटबॉल का मैच था, एक टीम ने 100 कर लिए हैं, दूसरी अभी 94 पे फिर रही थी, तो ठीक है टाइम खत्म हो गया गेम का और ज़ाहिर है 100 वाली जीतेगी। तो वो ये तो उसका एक पहलू है। ठीक है। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके कौन उनको क्या दे सकता है, हुकूमत क्या दे सकती है, अपोजिशन क्या दे सकती है, क्योंकि इस वक्त सारा कुछ वो कह ले बग स्टॉप्स एट मौलाना फजलुर रहमान। बिल्कुल बिल्कुल। वो किस तरफ जाते हैं तो उससे जो सूरत हाल है वो, लेकिन यहाँ पर तो मैं ये नहीं कहता कि उनके जाने से कॉन्स्टिट्यूशनल आप अमेंडमेंट्स समझते भी हैं हो कि जाएंगी। हुकूमत ज़्यादा इस वक्त पावरफुल पोजीशन में है फजलुर रहमान साहब को कुछ ना कुछ ऑफर करने में, या फिर अपोजिशन में जाने में ज़्यादा फ़ायदा होगा मौलाना साहब? ऑब्वियसली वक्ती तौर पे जो फ़ायदे हो सकते हैं वो तो हुकूमत दे सकती है। ठीक है। जिसमें गवर्नरशिप है KP की, जिसमें बलूचिस्तान की हुकूमत भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफर हो सकती है ये उनको, जिसमें सेनेट में कोई सीटें हैं, 2 सीटें वो कहते हैं हम आपको दिलवा देंगे क्योंकि अभी KP के इलेक्शन होने हैं। फिर इसी तरह से कहा जा रहा है सेनेट के डिप्टी चेयरमैन की भी शायद ऑफ़र की जा रही है कि वो आपको दे देंगे, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं तो 2-3 वजारतें भी आपको मिल जाएंगी। ठीक। ये तो वो चीज़ है जो अभी सरे दस्त वो उनको मिल सकती है और ये बज़ाहिर फ़ायदा ही इसको कहा जा सकता है। ठीक है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर उन्हें सियासत में रहना है, सियासत करनी है, तो वो उनके लिए बड़ा डिज़ास्टर होगा, अपने होम ग्राउंड पे भी और अदरवाइज भी उनके लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम जी ओवरऑल बात करें थोड़ा सा आईनी कानूनी और इखलाकी हवाले से, जी ज़रूर। आइन का जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम के साथ जो स्टेट का है, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कानून साजी अपनी जगह पे, उसमें भी अवाम के नुमाइंदों की अवाम की इनपुट होनी चाहिए। लेकिन जब आप आइनी तरमीम के लिए जाते हैं पर्टिकुलरली, तो उसमें आवाम की आगाही और उनको इत्माद में लेना ये बहुत बुनियादी इसका फैक्टर है। आइनी तौर पे भी मैं समझता हूँ, इखलाकी तौर पे भी समझता हूँ कि आवाम को पता होना चाहिए कि उनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कौन सी शिक को चेंज कर रहे हैं और उसका उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात होंगे। नजमुल साकिब साहब ने आपको तफसील से बताया कि उनकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है इससे, तो इसलिए ये अवामी कह लें कि उनके फेवर में तो नहीं है ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद आइन का बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, जिसमें अदलिया की आज़ादी एक बहुत बुनियादी उसका कह लें असूल है। इन अमेंडमेंट से जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, अदलिया की आज़ादी मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगी,
जो किसी तरीके ना मुल्क के हक में है, ना सियासत के हक में है, ना आवाम के हक में है, ना अदलिया के हक में है। क्योंकि आप जब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी डिस्क्रिप्शन से करेंगे, जी। 5 बंदों में से बिल्कुल पैनल किसी को मर्जी को लगा दे, 5 बंदे को लगा दे, 4 सीनियर जजेस को इग्नोर करके पैटर्न पे लेके आना चाह रहे हैं। जी वो कह रहे हैं कि वो पैटर्न करना है, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर रहे कि आर्मी चीफ की तकरीर इस तरह से होती है तो ये भी इसी तरह होनी चाहिए। इसके पर्पस और है, वो तो एक एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन है, तो वो चल रहा है सिलसिला उसमें। सीनियरिटी कम फिटनेस का एक कॉन्सेप्ट है सरकारी महकमों में, सब में, ब्यूरोक्रेट्स हो, आर्मी में हो, बाकी सीनियरिटी कम फिटनेस का एक जो है सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड किया केस में, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने की कि सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट में वो होगा। सूबों में ये नहीं इंप्लीमेंट हुआ उस तरह से, ये सूबों में चल रहा है। तो ये अदलिया की आज़ादी, जजेस की तकर्री, जजेस का तबादला, जजेस के बेंचेस की तश्कील के हवाले से सुना जा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो बड़े ज़ोर शोर से इन्होंने पास किया और उस पर बड़ा लेदे हुई कि जी उन्होंने गलत कर दिया, उसको स्टे दे के तो काजी फाइज़ साहब ने उसको बहाल किया पूरी तरह से। अब सुना है कि उन्हीं की फरमाइश पे उसमें भी शायद तब्दीली की जा रही है कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर होगा, कमेटी शमेटी की ज़रूरत कोई नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखने की बात यह है कि इससे फ़ायदा हुकूमत को वक्ती तौर पे होगा, 4 दिन और चल जाएगी, 5 साल भी शायद निकाल जाए, लेकिन ओवरऑल अदलिया के हवाले से भी नुकसानदेह है, आवाम के हवाले से नुकसानदेह है और मुल्क को कोई इसका ज़ीरो फ़ायदा होगा, बल्कि इससे मामला ख़राब हो सकता है। अब हुकूमत ये कह रही है, तारड़ साहब की मैं स्टेटमेंट देख रही थी कि जी पाकिस्तान के अवाम को जल्दी इंसाफ की जो फराहमी है हम उसको स्मूथ करने जा रहे हैं और असल में तो अवाम का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है इन जुडिशल इस्लाहात से। आपको लगता है कि अदालती निज़ाम पर इसके अवाम के हक़ में भी असरात होंगे या फिर कोई और बात है? मैं आपको कुछ सीधा आर्टिकल बता देता हूं जो हम अब तक देख चुके हैं जो होने हैं। आर्टिकल 51 में है वो मखसूस नशिस्तों का जो भी फड्डा पड़ा हुआ है कि किसको जाएंगी किसको नहीं जाएंगी, कौन सी पार्टी तसव्वुर होगी कौन सी नहीं होगी, वो तब्दील करने जा रहे हैं उसमें, ताकि जो 8 फरवरी के बाद इलेक्शन का जो स्टेटस था, जो मखसूस नशिस्तें सारी इनको दे दी गई थी, वो उठा के दूसरी पार्टियों की भी जो सुन्नी इत्तेहाद की कह लें या टेक्निकल बुनियादों पे उसको किस तरह से रखा जा सकता है। दूसरी है आइनी अदालत, 175 में अमेंडमेंट है आर्टिकल 175 में। तो आइनी अदालत अगर बन जाएगी तो उससे क्या होगा, उसका जो प्रपोज्ड है कि रिटायर्ड जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसके सरबराह होंगे। तो अभी हाल ही में तो काजी फाजी से सर रिटायर हो रहे हैं और उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिल रही, तो तवक्को की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि इस आईनी अदालत के सरबराह वही होंगे। और 4 उनके साथ हमारे नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए भी, और वैसे हम डिस्कस इसको कर लेते हैं कि ये आईनी अदालत का आखिर मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है? पर्पस इसका ये है कि कुछ ऐसे मामलात जो आइन से मुतल्लिक हैं, जो अवामी जो पब्लिक एट लार्ज जो होता है 184(3) जिसको आप कहते हैं, तो मोटो के इख्तियारात भी आते हैं उसमें। पब्लिक एट लार्ज अगर उनके कोई खिलाफ कोई चीज़ हो रही है जो हम डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं जाके, तो गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये वक्त ज़ाया होता है बड़ा, लोगों का बाकी केसेस सुने नहीं जा सकते, ज़्यादातर ऐसे केसेस आ जाते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं 184(3) के तहत, और वो लंबे अरसे तक चलते रहते हैं और बाकी केसेस पीछे चले जाते हैं। तो उसके लिए आईनी अदालत जो होगी वो ऐसे मुकदमात जिनका बुनियादी हकूक़ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से होगा, अवामी मफाद के खिलाफ चीज़ें होंगी, लेजिस्लेशन चैलेंज होगी, आइन की तरमीम अगर चैलेंज होती है तो वो वहाँ पे जाके सारी चीज़ें ये उसको देखा जाएगा और वहाँ पे वो उसके लिए एक अलहदा से अदालत होगी। फिर 175A है उसका सेक्शन 2 है जिसमें जुडिशल कमीशन जो अपॉइंटमेंट के लिए करता है, पार्लिमानी कमेटी थी 18वीं तरमीम में, वो पार्लिमानी कमेटी के बहुत सारे इख्तियारात थे जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको वार्निंग दी कि इसको ख़त्म करो वरना फिर गवर्नमेंट फारग है आपकी, तो फौरी तौर पे इन्होंने पाँव पड़ गए और वापस ले ली। ये भी खदशा बाहर मौजूद है, आगे चल के ये दोबारा भी कर सकते हैं ये काम। अब वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी जो थी, 4 MNA 4 सेनेटर्स और जुडिशल कमीशन जो है जिसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर,
चीफ जस्टिस, सीनियर जजेस, और वो सारा एक मिला के बनती है जो कमेटी जुडिशल कमीशन जिसका बनता है। तो इनके साथ अब पार्लियामानी कमेटी भी होगी और वो जजों की तकर्री जो है वो करेंगे। 181 जो है एक्टिंग जजेस की तकर्री के हवाले से है। 63 ये है डिफेक्शन क्लॉज। अब मुझे इसमें अवामी फायदे का कोई अगर आपको समझ आई है या नजर आया इसमें कोई, तो वो मुझे जरा बता दें। सिवाय बलोचिस्तान की अगर हम करें बात नुमाइंदगी की बढ़ाने की, जी जी, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें सीटें बढ़ाने की, नुमाइंदगी बढ़ाने की, उसमें कुछ थोड़ा सा आवाम का दर्द नजर आता है। 63A पे मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा। उसमें बड़ी लय देखी जाती है, बड़े बड़े दानिश्वर हमारे बात करते हैं कि जी गलत फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, गलत कर दिया। 63A लाया क्यों गया था? 63A लाया गया था मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी 1-2 घंटों में पास हुई थी। तो ये उनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर लाई थी 97 में जब 2/3 मेजॉरिटी थी जी, वो लाए थे। और इसका पर्पस क्या था, बुनियादी मकसद क्या था? फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना। क्या रुकी? नहीं रुकी। फ्लोर क्रॉसिंग होती रही, वोट डलते रहे। सारा पहली दफा रुकी है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वोट काउंट नहीं होगा। तो 63 इफेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ है। और उसमें जो टेक्निकल बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी और कानूनी बात है, वो ये है कि आईन में सिर्फ एक आर्टिकल है जो वोट डालने से, जमहूरी प्रोसेस से आपको रोकता है कि आप वोट नहीं डाल सकते। बाकी आपका वोट का बुनियादी हकूक में आता है वोट का डालना। सिर्फ इस सिचुएशन में जहां आपको पार्लियामानी पार्टी डायरेक्शन दे दे कि आपने इन 3 सूरतों में नहीं डालना वोट, तो आप नहीं डाल सकते। अगर आप डालेंगे यू आर इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है पार्लियामानी लीडर जब हिदायत दे देता है, और स्पीकर या चेयरमैन या जो भी है सूबाई असम्बली का, उसके सामने अगर आईनी वायलेशन हो तो उसको क्या करना चाहिए? इजाज़त देनी चाहिए कि हाँ ठीक है वोट हो गया, गिन लो। वो खुद उसका हिस्सा बन जाएगा। मेरे हिसाब से 63A पे बेस्ट जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि इसको वोट को काउंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप फ्लोर क्रॉसिंग रोक सकते हैं, वरना आज पीटीआई के आप तोड़ रहे हैं, कल को आपके को